रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसने नॉन CO2 पॉल्यूटेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। तो इस लेक्चर में इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि नॉन CO2 पॉल्यूटेंट्स है क्या और इनके लिए नेशनली और इंटरनेशनली कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। ये प्रीलिम्स और इन्वायरमेंट के लिए GS पेपर 3 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ल्ड को ज़रूरत है कि नॉन CO2 पॉल्यूटेंट को भी रोकने के लिए, जैसे CO2 पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट मतलब प्रदूषक तत्व, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस गैस है, उसको रोकने के लिए वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इसी तरह से सेम लेवल पे अगर क्लाइमेट को टारगेट करना है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है, जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करना है, तो नॉन CO2 पॉल्यूटेंट को रोकने के लिए भी सेम प्रयास करने होंगे, ऐसा इस स्टडी में कहा। जो ग्लोबल टेम्परेचर है, अगर सिर्फ CO2 पे ध्यान देते रहे, अगर नॉन CO2 पॉल्यूटेंट को नहीं रोका गया, तो क्योंकि नॉन CO2 पॉल्यूटेंट है वो भी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस का मतलब ऐसा जिसमें ऐसी कैपेसिटी है जिस गैस में कि अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहे और टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर सके, वो ग्रीन हाउस गैस है। जैसे CO2 है, मीथेन है CH4, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। ये क्या है? किनके पास कैपेसिटी है क्या टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने की। तो सिर्फ CO2 को ध्यान ना दिया जाए, जो नॉन CO2 पॉल्यूटेंट है उनको कम करने के लिए भी ध्यान दिया जाए। तो अगर नॉन CO2 पॉल्यूटेंट पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो सकता है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा जा सकता है 2035 तक। कितने से ज़्यादा? प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज़्यादा। और प्री इंडस्ट्रियल लेवल आपको पता ही है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। जैसे मान लो जब फर्स्ट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी लंदन से, मानते हैं कि इंग्लैंड से, ब्रिटेन से स्टार्ट हुई थी, कि नई जो मॉडर्न फैक्ट्री है वो बनना स्टार्ट हुई। जब मॉडर्न फैक्ट्री बनना स्टार्ट हुई, उन्होंने कोयला वगैरह यूज किया या ईंधन के लिए फॉसिल फ्यूल यूज किया, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल वगैरह। तो उनसे बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन हुआ, उनकी वजह से CO2 बहुत सारी गैस निकली, ग्रीन हाउस गैस, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ गया। उससे पहले प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे टेम्परेचर मान लो 15 डिग्री था एवरेज, और वो बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अगर ये कंट्रोल नहीं किया तो 2035 तक जितना प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा 2035 तक, और 2050 तक हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। और इसका नुकसान क्या है? नुकसान तो बहुत है भाई साहब। ग्रीन हाउस गैस जब ये बढ़ेंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और इस टेम्परेचर बढ़ने से नुकसान है, जो ग्लेशियर हैं, जो बर्फ़ जम हुई है पहाड़ों पे, पोलर एरियाज पे, वो पिघल जाएगी, और समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, समुद्र में सी लेवल बढ़ जाएगा। और जो भाई साहब ये आसपास जो ये कंट्री हैं, जैसे ये आइलैंड कंट्री है, मेडागास्कर है, यहाँ पे मॉरिशस है, कोमोरस है, सिसिली है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, जो छोटे छोटे आइलैंड नेशन है ना, ये बहुत सारे नेशन डूब जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे बेचारे। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान। और भी देखो, बायोडाइवर्सिटी को, इकोलॉजी को नुकसान है, जो फूड उगाने का पैटर्न है, एग्रीकल्चर का पैटर्न है, उसमें भी चेंज हो जाएगा, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाएगा, विंड पैटर्न चेंज हो जाएगा, प्रेशर सिस्टम, क्लाइमेट, टेम्परेचर सब चेंज हो जाएगा, उसमें सब में चेंज देखने को मिलेगा इसकी वजह से। तो ये नॉन पॉल्यूटेंट जो है, नॉन CO2 पॉल्यूटेंट है कौन कौन से, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, और फिर जानेंगे कि नेशनली और इंटरनेशनली कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। जो नॉन CO2 पॉल्यूटेंट है, इनमें आते हैं मीथेन CH4, ब्लैक कार्बन वही होता है धुएं में जो ब्लैक कार्बन होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, टॉपोस्फेरिक ओजोन। टॉपोस्फेरिक ओजोन का क्या मतलब है? आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। देखो, जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर, लगभग अर्थ से ऊंचाई पे चारों ओर जाएंगे हम 640 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर है, और उसको लेयर में बांटा हुआ है। फर्स्ट लेयर है, उसको बोलते हैं, ज्योग्राफर नाम दिया है टॉपोस्फेयर। ये लगभग 18 किलोमीटर तक है, या 15 से 20 बोल लो, या 18 किलोमीटर की रेंज तक है चारों ओर। इससे ऊपर जाएंगे, फिर एक आती है फिर स्ट्रेटोस्फेयर, और इन दोनों के बीच में जो होती है उसको ट्रोपोपॉज भी बोलते हैं। फिर स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर लगभग ये 50 किलोमीटर तक, फिर 90 किलोमीटर तक लगभग मीजोस्फेयर, और ये स्ट्रेटोस्फेयर से के बीच में, स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ खत्म होती है यहाँ पे स्ट्रेटोपॉज आ जाता है। फिर मीजोस्फेयर 90 किलोमीटर तक, फिर इसके ऊपर आ जाती है आपकी एग्जोस्फेयर, वो 640 तक होती है। एग्जोस्फेयर होती है 640 तक, या एग्जोस्फेयर का ही पार्ट होता है आइनोस्फेयर, या थर्मोस्फेयर भी बोल देते हैं, थर्मोस्फेयर। और यहाँ पे जो मीजोस्फेयर जहाँ पे ख़त्म होती है, मीजोपॉज आ जाती है। तो ये 4 लेयर हैं। जो
ओजोन लेयर होती है एक स्ट्रेटोस्फेयर में, यहाँ पे ओजोन गैस पाई जाती है, O3 लिखा जाता है इसको, ऑक्सीजन के 3 एटम। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है ये तो हमारे लिए लाभदायक होती है, क्योंकि ये हार्मफुल रेज, जो हानिकारक किरणें आ रही होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही होती है सूरज से, उनसे हमें बचाती है ओजोन। अगर ये ओजोन ना हो तो हमारे शरीर पे बहुत सारी बीमारी हो जाए, आई कैटरेक्ट हो जाए, आंखों को नुकसान हो जाए, कैंसर हो जाए, स्किन कैंसर, और भी बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं अगर ओजोन ना हो तो। लेकिन जो अगर स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है वो तो लाभदायक है, लेकिन अगर टॉपोस्फेयर में ओजोन का लेवल बढ़ जाए O3 का, तो वो ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है। और ग्रीन हाउस गैस क्या आपको पता है, जिसके पास कैपेसिटी हो टेम्परेचर एब्जॉर्व करने की, तो ये टेम्परेचर एब्जॉर्व करती है, टॉपोस्फेयर में रहती है, तो ग्रीन हाउस गैस का ये काम करती है। तो टॉपोस्फेरिक ओजोन ये भी नॉन CO2 पॉल्यूटेंट हो गया। और नाइट्रस ऑक्साइड, NO, ये नाइट्रस ऑक्साइड में आते हैं। मीथेन की बात करें तो ये पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है और ये ओजोन को भी फॉर्मेशन करने में कंट्रीब्यूट करती है टॉपोस्फेयर में। ब्लैक कार्बन की बात करें तो PM 2.5 का पर्टिकुलेट जो मैटर है 2.5, ये देखो धूल का ऐसा कण है जिसका डायमीटर 2.5 mm या उससे कम है, या 2.5 mm तक है, 2.5 mm तक है, मिलीमीटर तक। तो ये हो गया PM 2.5, उसी का ही मेजर कंपोनेंट है ब्लैक कार्बन। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है और इसकी वजह से ग्लेशियर मेल्टिंग हो सकती है, एक्सेलरेट हो सकती है और इसका लेवल ज़्यादा बढ़ गया तो। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैस है, ये भी कॉमनली यूज होती है, जो गैस रेफ्रिजरेटर में, आपके घरों में जो फ्रीज है, AC है, एयर कंडीशनिंग, तो इनमें यूज होते हैं जो गैस, उनसे निकलता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और ग्रीन हाउस गैस है ये भी। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ये इंट्रैक्शन जब सनलाइट का इंट्रैक्शन होता है, सनलाइट से निकलती है अल्ट्रावायलेट लाइट, मेजरली पर्टिकुलरली जब इसका इंट्रैक्शन होता है, मिलती है हाइड्रोकार्बन से या नाइट्रस ऑक्साइड से, तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनती है। और ये नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन कहाँ से निकलते हैं, ऑटोमोबाइल मतलब कार, वाहन, बाइक वगैरह, जिनसे वो धुआं निकलता है उसके साइलेंसर से, टेल पाइप जो होता है, पीछे पाइप होता है, साइलेंसर जिसको बोलते हैं, या स्मोक स्टैक होते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है, पॉल्यूशन निकलता है, उससे हाइड्रोकार्बन नाइट्रस ऑक्साइड निकलते हैं। और जब ये अल्ट्रावायलेट किरणों से टकराते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तब ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनती है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, जो CO2 नुकसान पहुंचाता है ना जितना, उससे भी 300 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस है ये भी। और इसका मेजर इमिशन कहाँ से निकलता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर से, नाइट्रस ऑक्साइड का खेती करने से निकलता है, सॉइल से निकलता है नाइट्रस ऑक्साइड। मेजरली सोर्स और क्या क्या है ये देख लेते हैं। मीथेन कहाँ कहाँ से निकलता है, देखो जब फॉसिल फ्यूल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, जैसे मान लो क्रूड ऑयल निकाला, पेट्रोलियम जिससे पेट्रोल डीजल बनते हैं, वो कच्चा तेल निकाला अर्थ से, या कोयला निकाला अर्थ से, नेचुरल गैस ही है मीथेन। तो जब ये निकालते हैं, इनके साथ साथ मीथेन भी निकलती है, ये नेचुरल गैस CH4। इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं, उनसे निकलती है, इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रियों से। फर्मेंटेशन प्रोसेस से निकलती है। राइस कल्टीवेशन करते हैं, पैडी कल्टीवेशन करते हैं, धान की खेती, उसमें पानी भरा होता है, उससे भी मीथेन गैस निकलती है। मैन्योर मैनेजमेंट, जो गोबर वगैरह होता है, जो मल होता है पशुओं का, उससे भी निकलता है। एग्रीकल्चर सोर्सेज हैं और वेस्ट सेक्टर से भी निकलती है। और देखो जो भैंस वगैरह होती हैं या एनिमल होते हैं, खाना खाने के बाद बैठे रहते हैं, अपना मुंह चलाते रहते हैं, उनके मुंह में झाग आते रहते हैं, जो कहते हैं कि भैंस कोलगेट कर रही है या इस तरह से, तो उस समय पे उसके मुंह से भी मीथेन निकल रही होती है। तो एनिमल वगैरह लाइव स्टॉक है, उनसे भी इमिशन होता है मीथेन गैस का। नाइट्रस ऑक्साइड है, मोस्टली इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकलती है, इंडस्ट्री से। एग्रीकल्चर सॉइल से भी निकलती है। मैन्योर जो खाद है, गोबर खाद है, उससे भी निकलती है। और वेस्ट वाटर से भी निकलती है ये नाइट्रस ऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग का कंट्रीब्यूशन कितना है नॉन CO2 पॉल्यूटेंट का, ऑलमोस्ट सेम है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उतना ही नॉन CO2 पॉल्यूटेंट का भी है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC की एक जो वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट है, उसके हिसाब से CO2 और नॉन CO2 ग्रीन हाउस गैस का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल हीटिंग में, वो कितना है, CO2 का है 52 से 57% कंट्रीब्यूशन, और 43 से 48% नॉन CO2 पॉल्यूटेंट का, लगभग सेम सही है। तो इशू क्या है, ये IPCC ने अपनी वर्किंग ग्रुप थर्ड जो रिपोर्ट हुई थी जारी, उसमें ये कहा था कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए दोनों पे फोकस करना पड़ेगा, CO2 पे भी, नॉन CO2 पे भी। लेकिन अभी फोकस इस पे किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में कहा था कि अभी CO2 पे फोकस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए। लेकिन और भी गैसेज हैं जैसे नॉन CO2 पॉल्यूटेंट, इनको एक्सक्लूड किया गया है इस पॉलिसी में, ऐसा IPCC ने अपनी वर्किंग ग्रुप थर्ड रिपोर्ट में बोला। जो वार्मिंग होती है नॉन CO2 ग्रीन हाउस गैस से,
और ब्लैक कार्बन से ये लगभग 80% तक गर्म करते हैं इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को गर्म करते हैं, वार्म करते हैं। अगर इनको टैकल नहीं किया गया नॉन CO2 पॉल्यूटेंट को, तो वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना ये मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये रीसेंट इनिशिएटिव क्या है कि जो नॉन CO2 पॉल्यूटेंट को टैकल करने के लिए लिए गए हैं। पहला है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। ग्लासगो में देखो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की हर साल मीटिंग होती है। ये 2020 में नहीं हुई थी कोविड-19 की वजह से, वो मीटिंग COP26 ये हुई थी 2021 में, और ये 26वीं मीटिंग हुई थी। इसका नाम इसलिए COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ये मीटिंग हुई थी ग्लासगो में, यूनाइटेड किंगडम में ग्लासगो, वहाँ पे मीटिंग हुई थी। ये शहर है ग्लासगो का नाम, शहर का नाम है ग्लासगो, वहाँ पे जो मीटिंग हुई थी उसका नाम रख दिया ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। तो इसमें एग्रीमेंट जो होता है इसके दौरान ये कुछ रूल्स अडॉप्ट किए गए थे COP26 में। इसमें ये टारगेट रखा गया था कि नॉन कार्बन डाइऑक्साइड जो पॉल्यूटेंट है, ग्रीन हाउस गैस हैं, उनको भी रिड्यूस किया जाएगा और मीथेन को भी रिड्यूस किया जाएगा 2030 तक, कम किया जाएगा। एक ग्लोबल मीथेन प्लेज ली, एक प्रतिज्ञा ली मीथेन को ग्लोबली रिड्यूस करने के लिए। किस किस ने लिए? US और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर ली, और भी 100 से ज़्यादा कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये देखो कहाँ से निकल के आया है ग्लोबल मीथेन प्लेज, COP26 से निकल के आया जो ग्लासगो में हुई थी। UPSC सिर्फ इतना पूछ लेता है कि ग्लोबल मीथेन प्लेज कहाँ से निकला है, COP26 से निकला है, UNFCCC की मीटिंग से, ये याद रखना है। और इसमें 100 से ज़्यादा कंट्री हैं, US और यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, और 100 से ज़्यादा कंट्री इसने पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसका टारगेट क्या है? 2030 तक 30% तक मीथेन को रिड्यूस करना है, मीथेन के इमिशन को कट करना है। जितना इमिशन होता है, निकलता है मीथेन, उसको 30% तक रिड्यूस करना 2030 आते आते। इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है ग्लोबल मीथेन प्लेज में, ये आपको याद रखना है। इंडिया ने साइन नहीं किया है ग्लोबल मीथेन प्लेज पे। क्यों साइन नहीं किया? देखो, इंडिया पैडी कल्टीवेशन करता है, उससे बहुत ज़्यादा मीथेन इमिशन होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, लाइव स्टॉक रखता है, तो इंडस्ट्रीज़ भी अभी हमारी स्टार्टिंग एज में ही है, तो इसलिए इसको टारगेट, इस जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है इसको साइन नहीं किया। अगर इंडिया साइन करता तो मीथेन का इमिशन घटाना पड़ता, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडिया की एक ये काउंसिल है, इसने एक एंटी मीथेजोनिक फीड सप्लीमेंट डेवलप किया, हरित धरा उसका नाम रखा। हमने ये GS पेपर 2 में है, ये लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में लेक्चर में अलग से पढ़ा हुआ है। हरित धरा एक ये समझ लो प्रोडक्ट है लाइव स्टॉक को खिलाने के लिए, गाय भैंस को खिलाने के लिए। अगर इसको खिलाएंगे तो उनकी डाइट भी पूरी हो जाएगी, और वो जो मीथेन इमिशन करते हैं, जो मीथेन इमिशन करते हैं लाइव स्टॉक, भैंस गाय वगैरह, वो कम हो जाएगा। कैटल से जो इमिशन होता है मीथेन का वो कम हो जाएगा 17 से लेकर 20% तक। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने डेवलप किया हरित धरा। हरित धरा क्या है? एक प्रोडक्ट है खिलाने का पशुओं को, इतना याद रखना है। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये हो सकता है, क्योंकि देखो जो नॉन CO2 पॉल्यूटेंट है इनको मेजर करने में अभी अनसर्टेनिटी है, तो इसको एड्रेस करें पहले तो, कि नॉन CO2 पॉल्यूटेंट कितने हैं ये पहले मेजर करें, कहाँ कहाँ से इनका सोर्स है ये नॉलेज लें, कहाँ कहाँ से निकलते हैं, और इनको मिटिगेट कैसे किया जाए, तो इनको इस मेथड में शामिल किया जाए कि मिटिगेशन कैसे किया जाए, सोर्स कहाँ से निकलते हैं, कितने निकलते हैं, इसको एड्रेस करना है। तो नॉन CO2 पॉल्यूटेंट को एड्रेस करना है। तो एक मेजर क्वेश्चन ये है कि मीथेन को रिड्यूस करना है, तो ये रिड्यूस कौन करेगा? क्योंकि कोल का कंजम्पशन है जो, और राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ये ग्लोबल साउथ में इनका बहुत ज़्यादा होता है। कोल का कंजम्पशन, कोयले का ग्लोबल साउथ में, जैसे इंडिया में कोल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, राइस का प्रोडक्शन भी साउथ में ज़्यादा होता है। ग्लोबल साउथ में ये सब आती हैं डेवलपिंग कंट्री, जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये आपकी ये क्या नाम है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सब आते हैं इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो इनमें राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है एक तो ये, और कोल कंजम्पशन इनमें ज़्यादा होता है, इनसे मीथेन इमिशन निकलता है। दूसरा, नॉर्थ में जो डेवलप कंट्री हैं लगभग, जैसे US UK हो गया, इनमें ऑयल और गैस का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, इससे भी मीथेन इमिशन होता है। तो अब सवाल ये उठता है क्वेश्चन कि कम करेगा कौन? ये कंट्री तो ऑयल गैस कंजम्पशन ज़्यादा करती है नॉर्थ में डेवलप्ड कंट्री, साउथ में डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कोल कंजम्पशन ज़्यादा करती हैं, राइस प्रोड्यूसिंग ज़्यादा करती हैं। तो कम कौन करेगा, इस पर क्वेश्चन उठता है।
तो इसका तरीका सॉल्यूशन यही है, सारी कंट्री एक साथ आए, मिलके कोऑर्डिनेट करें, काम करें, क्योंकि मीथेन एक ही कंट्री का ही, या ग्रीन हाउस गैस या नॉन CO2 पोल्यूटेंट जो पोल्यूटेंट है एक ही कंट्री का ही, ये प्रॉब्लम नहीं है, सारी कंट्री के लिए प्रॉब्लम है। ऐसा तो नहीं है मीथेन इमिशन होता है आसपास की कंट्री से, मान लो चाइना से, सिर्फ चाइना में ही रहेगा, वो हवा के साथ उड़ के इंडिया के ऊपर भी आएगा और सारी कंट्री में भी फैलेगा, ग्लोबली अर्थ पे फैलेगा, एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। तो सभी को साथ आने की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, अगर नॉन CO2 पोल्यूटेंट या CO2 पोल्यूटेंट को एड्रेस करना है तो।